गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हिंदी कक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं के लिए हम समास इस अध्याय को ले रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 10वीं के अंतर्गत समास बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो मिनिमम 4 अंक का आता है। इसीलिए कक्षा 10वीं के अंतर्गत समास को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे समास। समास के अंतर्गत रसोई के लिए घर, रसोई घर ये समस्त पद है। रसोई घर, पुस्तकालय यानी पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी शॉर्ट करने की प्रोसीजर जिसको कहते हैं, संक्षिप्त करने की या छोटा करने की प्रोसीजर जिसको कहते हैं, उसे संक्षिप्तीकरण कहते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त या छोटा करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाई जाती है। अथवा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर बनाए गए नए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। क्या कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनाए गए नए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। समास जब करते हैं उस समय के अंतर्गत दोनों चिन्हों को लुप्त यानी यहाँ कारक चिन्हों का लुप्तीकरण होता है, लुप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये समस्त पद आपके सामने प्रस्तुत है। क्या है? समस्त पद राजपुत्र। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं कमल के समान चरण, कमल चरण, यहाँ कमल चरण। ये जो सारी चीजें हैं ये समस्त पद के अंतर्गत आती है। और ये जो उर्वरित पाठ है ये है राजा का पुत्र, ये यहाँ उसका विग्रह कहलाया जाता है। कमल के समान चरण ये उसका विग्रह कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट समास की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए समास की प्रक्रिया से इस पर हम इस प्रकार देख सकते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द का समास यानी समस्त पद कहते हैं। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, राजपुत्र, कमल के समान चरण, कमल चरण, चरण कमल समस्त पद है। समास में दो पद शब्द होते हैं। क्या कहा गया है? समास के अंतर्गत दो पद शब्द कहलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला पद पूर्व पद कहलाया जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाया जाता है। समास के अंतर्गत पहला पद जो जिसको कहते हैं वह हमारा पूर्व पद कहा गया है और दूसरे पद को हमने उत्तर पद कहा गया है। इसी के तहत कभी कभार ये पूछा जाता है कि उत्तर पद एक पूर्व पद और दूसरा द्वितीय पद, इस प्रकार भी कभी कभार पूछा जाता है। उदाहरण के लिए तुलसी कृत, तुलसी ये पूर्व पद है, ये कृत तुलसी हो गया। समास में दो पद कहा गया है, दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तुलसी कृत का उदाहरण हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तुलसी कृत, तुलसी यानी पूर्व पद कहा गया और कृत यानी ये उत्तर पद कहा गया है। आगे संधि, इसके पश्चात सबसे प्रमुख मात्रा में यहाँ पर इस प्रकार का है कि संधि और समास में कभी कभार अंतर पूछा जाता है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमको दोनों का अंतर पता होना जरूरी है। सबसे पहले हमने यहाँ देखा संधि के अंतर्गत क्या होता है, प्रमुख मात्रा में उसका वर्णों में संधि की जाती है, वह वर्ण होते हैं। और समास के अंतर्गत शब्द का लोप होता है, शब्द में उसको जोड़ा जाता है, शब्द में उसको तोड़ा जाता है। तो कहने का उद्देश्य कि शब्द जो है उसका लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए देवघन आलय, देवालय, ये हो गया संधि का उदाहरण। चेक कीजिए आप, देवघन आलय, देवघन आलय, यहाँ इस हिसाब से संधि का बताया जाता है। समास दो पदों में होता है या विभक्ति या शब्दों का लोप हो चुका है। यहाँ क्या चुका है? दो पदों का लोप हो चुका है। उदाहरण माता और पिता, माता और पिता, क्या कहा गया है? माता और पिता। राह के लिए खर्च, राह खर्च, उदाहरण के लिए राह के लिए खर्च, राह खर्च, माता और पिता, ये दोनों इस प्रकार समास के पदों का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। आगे या इस प्रकार और हम देख सकते हैं समास का विग्रह किस हिसाब से होता है। समस्त पद के सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, उसको समास विग्रह कहलाया जाता है। सबसे पहले हमने देखा अभी
इसके पहले देखा हमने सामासिक पद या समस्त पद। अभी हम देख रहे हैं समास का विग्रह, जिसको अलग अलग करना कहा जाता है। समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, उसे समास विग्रह कहलाया जाता है। उदाहरण के लिए ये गिरधर उदाहरण दिया हुआ है, ये समस्त पद में गिरधर कहा जाता है। उसके विग्रह के अंतर्गत गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, निर्भय बिना भय के, विग्रह के अंतर्गत बिना भय के। ओके, आगे वाला उदाहरण देखते हैं। समास के कुछ भेद, यहाँ तक कि किसी को कुछ पहले डिफिकल्टी अगर है आप बिंदास होकर के पूछ सकते हैं। आगे हम समास के भेद पर चलते हैं। सबसे प्रमुख हिंदी व्याकरण में समास के 6 भेद माने जाते हैं, जिसके तहत सबसे पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है दिक्खु समास, चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा है कर्मधारय, और छठवां है बहुब्रीहि समास। सबसे पहले चलेंगे अपन अव्ययभाव समास के अंतर्गत। अभी अव्ययभाव समास के अंतर्गत क्या बताया गया है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो, वह अव्ययभाव समास कहलाया जाता है। उसकी परिभाषा एक बार और सुन लीजिए। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व यानी उसका पहला पद, ये क्या होता है? वहां पर प्रधान होता है, प्रमुख होता है, और वही क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय यानी वहां पर लुप्त हो जाना, बट उसका अर्थ क्या होता है? उसका रूप कभी नहीं बदल जाता, बट वही प्रमुख होता है, वही प्रमुख होता है, वही अव्ययभाव समास कहलाया जाता है। डन। आगे उसका उदाहरण दिया हुआ है, आज जन्म, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है आज जन्म, ये जन्म घर, उसमें आज शब्द अव्यय हो गया है, आज जन्म अव्यय हो चुका है, बट मैक्सिमम जन्म से लेकर इस प्रकार उसका उदाहरण हम काउंट करते हैं। अव्ययभाव समास की पहचान इस प्रकार से बताई जाती है। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि समस्त पद के आरंभ में वर, नीर, आ, प्रति, यथा, बे, उप, अधि, आदि, अनु आदि प्रकार के उपसर्ग के माध्यम से उसको काउंट करते हैं, उसको लेते हैं। यानी कि आपको एक पहचानने की शॉर्ट स्ट्रिंग यहाँ पर ये बताई जाती है, जिस समास में सबसे पहले उपसर्ग प्रतीत होता है, दिखाई देता है, वही अपना अव्ययी समास कहलाया जाता है। ये उसकी पहचान की कुछ टेक्निक यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें समस्त पद, उर्वरित जो समस्त पद होता है वो क्या होता है? फिर समस्त पद क्रिया की विशेषता बताया जाता है। मैंने पहले ही कहा हुआ है, पहला पद क्या होता है? वो प्रमुख होता है, और वो क्या होता है? अव्यय होता है। अभी ये पहला पद जो है वो उसका अव्यय हो जाता है, वहां से लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? अव्यय यहाँ से गायब हो जाएगा, वहां उसका रूप कभी नहीं बदलेगा, किंतु बाकी उस क्रिया की पूरी विशेषता वहां पर बताता है। आज जन्म यानी वो जन्म तो लिया हुआ है, बट आखिर तक यानी क्रिया की विशेषता वहां पर बताई जाती है। आगे उन्होंने वहां पर बताया हुआ है, वे कहते हैं कि उदाहरण दिए हुए यथा समय, समय के अनुसार, यथा समय विग्रह में बताते हैं समय के अनुसार। दूसरा उदाहरण यथा शीघ्र, शीघ्रता से, शीघ्रता से, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। उसके बाद प्रतिपल यानी हर पल में, हर पल में। आमरण, उन्होंने उदाहरण दिया मृत्यु तक। देखिए छोटे छोटे उदाहरण है, बट उसके माध्यम से अव्ययभाव समास बेझिझक होकर आपको समझ में आ जाएगा। अन्य और कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। एक है अनुकूल, मन के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। दूसरा दिया हुआ उदाहरण कानो कान, कान ही कान में, कान ही कान में। भूख मरा, भूख से मरा हुआ, बेखटके, बिना खटके हुए। ये सारे उदाहरण आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे नहीं लगता है आपको कोई अव्ययभाव समास के अंतर्गत दिक्कत जाएगी। आगे दूसरा तत्पुरुष समास यहाँ बहुत प्रमुख मात्रा में लिया जाता है, जिसको हम कारक के समास द्वारा ही कहा जा सकता है, या कारक वाला समास ही उसको कहा जा सकता है। उसकी परिभाषा इस तरह दी गई है, इस कदर बताई गई है। तत्पुरुष समास में उत्तर, उत्तर यानी दूसरा पद एक प्रधान होता है। ये प्रमुख मात्रा से माइंड में सेट कर लेना। उत्तर पद यानी ये प्रधान होता है। यहाँ पर क्या होता है? ये प्रधान होता है। पहला पद ये उसकी विशेषता बताता है, तथा दूसरा पद ये विशेष्य होता है।
लिसन। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहला पद ये विशेषण होता है, तो दूसरा पद ये विशेष्य होता है। विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला समास होता है। जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा सूर्यकृत, सूर्यकृत यानी लिसन, सूर्य द्वारा बनाया हुआ या उसके द्वारा, तो ये उसका कारण है, उसका करण कारक बताया गया है। कर्ता ने करण को करण से अपादान के लिए क्या कहा गया है, जिस विग्रह के अंतर्गत, ये जो विग्रह हुआ है इस विग्रह के अंतर्गत लिसन, ये जो विग्रह हुआ है इस विग्रह के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया हुआ है, कारक प्रकट होता है, कारक प्रकट होता है, उसे कारक वाला समास भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कारक वाला समास भी कहा जाता है। अभी कारक आप सभी को पता है, कर्ता ने करण को अपादान के लिए, से, में, पर आदि, इस प्रकार ये जो जितने कुछ हमारे 7-8 जो कुछ भी कारक है उस कारक के आधार पर कारक वाला समास से तत्पुरुष समास को कहा जाता है। राह खर्च, राह के लिए, कर्ता ने करण के बराबर के लिए, इस प्रकार ये संप्रदान, किसका किसके साथ, संप्रदान। राजकुमार, राजा का कुमार का, कर्ता का यहाँ संबंध बताया हुआ है। देखिए संबंध जल्दी से हमारे सामने प्रस्तुत होकर के आता है। ये सारी चीजें जो है समास के अंतर्गत, कौन से समास के अंतर्गत, कौन से समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत सारी चीजें प्रस्तुत होकर आती है। अभी तत्पुरुष समास के कुछ भेद हमने यहाँ पर देखने हैं, बराबर है, कुछ तत्पुरुष समास के कुछ भेद हमको यहाँ पर देखने हैं, जो किसके आधार पर है, कारक के आधार पर कहे गए। कर्म तत्पुरुष समास, ओके, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। एक है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, तीसरा, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठवां अधिकरण तत्पुरुष समास, इसके पश्चात आगे चलेगा कर्म तत्पुरुष समास को हम 6 भेद उन्होंने बताए हुए, उसमें से पहला हम ले रहे हैं कर्म तत्पुरुष। अभी कर्म के अंतर्गत क्या किस प्रकार से लोप होता है और किस हिसाब से हमारे सामने प्रस्तुत होकर के आता है। कर्म में, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को क्या किया जाता है, को का लोप हो जाता है, को का क्या होता है, लोप हो जाता है, वही हमारा कर्म कारक तत्पुरुष समास कहलाएगा। ओके, कर्म कारक यानी नगर ग, जिस नगर को ग, नगर को जाने वाला, नगर को ग या नगर में रहने वाला, इस प्रकार उनका को ये क्या बताया गया है, वो आपको लुप्त हो जाता है और डायरेक्टली समस्त पद हमारे सामने प्रस्तुत होकर के आता है। बट उदाहरण लिखते समय कभी कभार ऐसा उदाहरण पूछा जाता है कि ये अगर पूछा गया है, समस्त पद पूछा गया, उसका विग्रह कीजिए या विग्रह निम्नलिखित क ब क में 4 प्रकार से वहां पर आपके सामने प्रस्तुत होता है, तो उसको वहां पर बताया जाए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये किसका हो सकता है, अगर को आया, इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर को आया हुआ है नगर उत्तर, तो आपने समझ जाना है कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। ओके, अब मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, बहुत से अन्य उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। आगे यश को प्राप्त, यश को प्राप्त